एंड cheerful good mornings to my dear students। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर आपका जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। उसमें सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को। ठीक है, तो जिस प्रकार आप जानते हो कि आपका जो दो एलिमेंट्स होता है मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि आपका रिएक्टेंट कंबाइन होता है और फॉर्म क्या करता है आपका प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे हम समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या है। मतलब कोई भी आपका दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या आप बोल सकते हो और एलिमेंट्स कंबाइन करता है केमिकली, है ना। उसके बाद क्या वो देता है आपको प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कुछ सर्टेन रूल फॉलो होते हैं, उसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को बच्चों 5 पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, जो कि फर्स्ट नेम क्या है आपका यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड क्या होते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड क्या होते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, फोर्थ क्या होते हैं आपके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल्स एंड फिफ्थ क्या है आपके गे लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इन 5 में से आपको 2 ही क्लास 9th में स्टडी करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, जो कि मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या पहले स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि मास जो होता है ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चा कि जो आपका रिएक्टेंट साइड का मास है और जो आपका प्रोडक्ट साइड का मास होगा, दोनों क्या होंगे आपके वह इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल में दो है ना रिएक्टेंट हो गए आपके ए एंड बी, दोनों केमिकली कंबाइन किए एंड कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं आपके एक प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो मास ऑफ ए है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका ये इसका मास ऑफ ए, ठीक है, और मास ऑफ बी दोनों को ऐड करूँगा दोनों के मास को, और जो आपका मास आएगा वो किसके बराबर आएगा मास ऑफ ए बी के। यानी कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास क्या होता है दोनों आपका बराबर होता है। यही क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग को बताता है, ठीक है, कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी कि मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना क्या कर सकते हैं उसको बना सकते हैं। सिर्फ क्या होता है आपका मास जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या होता है आपका कंजर्व होता है, हमेशा रिमेन क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है आपका कि कोई आपका सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सोडियम का आपका Na सिंबल हो गया और कार्बोनेट का सिंबल हो गया CO3, यानी CO3 हो गया। यानी कि CO3 का आपका वैलेंसी क्या होता है 2, तो 2 पे आपका CO3 का वैलेंसी आएगा और Na का 1 होता है तो वो आपका CO3 पे जाएगा। यानी कि आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो यहाँ पे देख लो क्या बोला जा रहा है। ठीक है, कि कोई केमिकल रिएक्शंस है उसमें आपका 5.3 ग्राम आपका क्या है सोडियम कार्बोनेट है ना, वो रिएक्ट करता है किससे इथेनॉइक एसिड से। ठीक है, तो आपका इथेनॉइक एसिड का मास देता है 6 ग्राम। ठीक है, जो प्रोडक्ट आता है आपका CO2 आता है, H2O आता है और सोडियम इथेनोएट आता है। ठीक है, तो तीनों का आपका मास दे दिया अलग अलग। 2.2 ग्राम है आपका CO2 का मास, 0.9 ग्राम है H2O का मास, है ना, और 8.2 ग्राम है आपका सोडियम इथेनोएट का मास। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो आपको प्रूफ करना है कि जो आपका रिएक्टेंट साइड का मास है और वो जो कि आपका प्रोडक्ट साइड का मास है दोनों क्या हो इक्वल होंगे। ठीक है, तभी हम लोग समझेंगे क्या होता है आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। जस्ट कुछ नहीं करनी है आपको, जो सोडियम आपका यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनॉइक एसिड उसके मास को ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि सोडियम इथेनॉइक का मास क्या है आपका 5.3 ग्राम और इसका मास क्या है आपका 6 ग्राम। इसको ऐड करने पे क्या आएगा आपका 11.3 ग्राम आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप कि जो इंडिविजुअल मास दिया हुआ प्रोडक्ट का 2.2 ग्राम मास आपका है, CO2 का 0.9 ग्राम मास है आपका H2O का और 8.2 ग्राम आपका मास है सोडियम इथेनोएट का। अब इसको ऐड करोगे तो भी आपका क्या आएगा, देखो 9 टू 11, 11 टू 13 हो जाएगा और डेसिमल 8 टू 10 और 10 एक 11, यानी कि 11.3 ग्राम आ रहा है बच्चा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आपका क्या देख रहे हो कि रिएक्टेंट साइड का मास और जो आपका प्रोडक्ट साइड का मास है वो क्या आपका इक्वल है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या कर रहा है फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चा, अब देखो हम दूसरा समझते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि मान लो कि H2O है, ठीक है,
तो H2 है तो वो हमेशा आपका जो H2 से बना हुआ जो भी कुछ भी कंपाउंड बनेगा तो वैसे वो क्या होगा आपका फिक्स्ड रेशियो में आपका वो आएगा, ठीक है। जो एच को मैं कंबाइन करूँगा ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या है हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करना पड़ेगा, तभी क्या होगा आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। नहीं तो आपका जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो आपका रेशियो लेना होगा वो भी क्या होगा आपका फिक्स्ड रेशियो में लेना होगा। तो पहले तो इस स्टेटमेंट को मैं समझता हूँ कि क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि कोई भी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये इस लॉ के अनुसार जो होता है कोई भी आपका केमिकल कंपाउंड जो फॉर्म करता है उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके उसका जो रेशियो होता है या प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जो H2 है ना, H2O है, ठीक है। तो H आपका हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन क्या है आपका 1, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हो कि आप जानते हो कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो ये आपका इसका H2 का मास ओनली 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का मास क्या होता है आपका 16, तो इसका मास हम नीचे 16 लिख देंगे, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है आपका 1:8 आ रहा है, ठीक है बच्चा। अब देखो इसको हम समझते कैसे हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या कर रहा है 1.2 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉरी आप यहाँ पे देखो कि 18 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ H2O में क्या है आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम क्या है आपका हाइड्रोजन है। उसी तरीके से इसका क्या हो गया दोगुना हो गया 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसका दोगुना आपका 16 का 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 का दोगुना 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो आपका क्या था 2/16, ठीक है। 18 ग्राम का तो 32 ग्राम कितना होगा आपका 4/32। आप देख लो दोनों का क्या आ रहा है आपका 1:8 ही आ रहा है, यानी कि इस तरीके से कंबाइन करेंगे, यानी कि 18 ग्राम का ऑफ पानी का भी आपका जो रेशियो आएगा वो 1:8 आएगा। 36 ग्राम का जो आप बात पानी का रेशियो ले रहे हो वो भी 1:8 आएगा। 54 ग्राम का आप रेशियो लीजिएगा तो भी आपका 1:8 ही आपका प्रोपोर्शन आएगा, यानी कि इस तरीके से आप देख पा रहे हो प्रोपोर्शन क्या है आपका रेशियो क्या है हमेशा फिक्स होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आपका है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको कि आप जानते हो कि जो पानी का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका जो आपका रेशियो आता है वो क्या होता है फिक्स्ड होता है, जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है बच्चा आपका फिक्स्ड होता है, जो कि क्या होता है 1:8 होता है, ठीक है। यानी कि आप ये जानते हो, यानी कि हम यहाँ पे आप जानते क्या हो कि मास ऑफ जो हाइड्रोजन होता है और जो मास ऑफ ऑक्सीजन होता है उसका रेशियो क्या होता है आपका 1/8। अब यहाँ पे क्या दे दिया एक का अब मास एक्चुअल में दे दिया, ठीक है। कि आपसे पूछा जा रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट आपका मास का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं करनी है, आप जानते हो मास ऑफ हाइड्रोजन अपान मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है आपका 1:8। अब यहाँ पे जान रहे हो कि मास ऑफ हाइड्रोजन आपका 3 ग्राम दे दिया है और मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है इक्वल टू 1/8 होगा, तो आपका मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 ग्राम हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर, ठीक है। अच्छा अब नीचे में चलता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि मैं शॉर्ट में है ना 5 पॉइंट्स में आपको फिक्स कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जो कि क्या है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, 5 आपको पॉस्टुलेट्स है, उस पॉस्टुलेट्स को याद करना है। सबसे बड़ा पॉस्टुलेट्स यही है आपका कि जितने भी मैटर है ना उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स क्या होता है आपका एटम्स कहलाता है ना। इसको इस एग्जांपल समझ सकते हैं, एक चौक का टुकड़ा लो, उस चौक के टुकड़े को स्मॉलेस्ट पीसेस कर दो, ठीक है। तो उस स्मॉलेस्ट पीस का आप एक टुकड़ा उठाओगे तो वही क्या होता है आपका एटम्स होता है, यानी कि जितने भी मैटर्स हैं उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होते हैं आपके एटम होते हैं, ठीक है। एटम्स क्या है आपका एक इनविजिबल पार्टिकल्स है, दूसरे पोस्टुलेट में बताता है, ठीक है। एटम्स क्या इनविजिबल पार्टिकल्स है। उसके बाद जो ऐड किया हुआ मैंने वो यह ऐड किया है कि जो एटम्स होता है ना ही क्रिएट होता है आपका ना डिस्ट्रॉय होता है, तो इसका मतलब क्या होता है उसका मास हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि इक्वेशन 2 जो है आपको वो किसको फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है बच्चा। 3 क्या है आपका आप जानते हो, ठीक है। जो भी एटम्स कंबाइन होते हैं कंपाउंड को फॉर्मेशन करने के लिए वो क्या होते हैं आपके फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपको किसका फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका कि जो भी एलिमेंट होते हैं उसके उनके जो भी एटम होते हैं वो सभी का क्या होता है मास आपका क्या होता है आइडेंटिकल होता है, यानी कि यूनिक होता है और वो केमिकल प्रॉपर्टी उसमें सारे के सेम होते हैं,
ठीक है। अब 5 प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका कि जो भी कंपाउंड होता है ना, उस कंपाउंड में जो नंबर्स लेते हैं हम लोग एटम्स का, है जो अलग अलग काइंड्स का जो एटम्स होता है, प्रकार का जो एटम्स होता है, वो क्या होता है आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपके कौन बोलते हैं, डाल्टन साहब ने बोला था, तो इनका नाम क्या पड़ गया, डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी, ठीक है। अब कुछ कुछ देखो यहाँ पे, है ना, जो डिस्कस किया हूँ एटम्स के बारे में, ठीक है। तुम जानते हैं कि सबसे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट ही क्या है आपका, एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होता है आपका, एटम होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि क्या आप जब भी आप जानते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस आपके जो एटम होते हैं उसको उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, आपका ये बोला गया है। अब फिर आपका पॉइंट क्या है कि एटम्स को हम लोग नेक्ड आई यानी खुली आंखें से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उनको देखने के लिए हम लोग बहुत ही अल्ट्रा हाई माइक्रोस्कोप का आपको यूज करना होगा, तभी आपको वो दिखेगा। और जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है, ठीक, वो क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो उसका हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, 0.37 है ना, मल्टीपल 10⁻⁻10 मीटर बोल देंगे, या आपको क्या बोल देंगे, 0.037 है ना, नैनोमीटर बोल देंगे। और नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भूमिका निभाता है, ठीक है। और किसी भी कंपाउंड का नेम देने को लेकर ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है आपका, IUPAC। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, यू स्टैंड्स फॉर यूनियन, पी स्टैंड फॉर प्योर, एंड ए स्टैंड्स फॉर अप्लाइड, एंड सी स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री। यानी कि पूरे को मिला दें हम IUPAC को, ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या बन जाता है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चा अब देखो यहाँ पे दो बात है, ठीक है। एक क्या है आपका, एक आपका है एटॉमिक मास, दूसरा क्या है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास क्या होता है, जो भी आपका किसी एलिमेंट का, एटम का जो मास होता है वही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1961 में, है ना, IUPAC जो था वो एटॉमिक मास यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए आपका, है ना, एटॉमिक और, है ना, मॉलिक्यूलर मास का एलिमेंट्स और कंपाउंड को, है ना, एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। ये आपका बताया जा रहा है 1961 में क्या हुआ था, जो IUPAC थे वो आपको एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर किए थे, है ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, ये बताया गया है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, आप देखो आइसोटोप्स होते हैं, है ना, कार्बन का 2 आइसोटोप्स होता है, एक C12 एंड C14 होते हैं, ठीक है। जो C12 का मास C12 का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट जो होता है वही क्या होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट या, है ना, इक्वल टू क्या होता है आपके 1.67 मल्टीपल 10⁻27 kg होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है, कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं अकेले नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा क्या होता है कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा बात क्या है, जो भी आपका नोबल गैस हो गया, आइडियल गैस हो गया, इनर्ट गैस हो गया, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब क्या होते हैं आपके केमिकली इनएक्टिव होते हैं, केमिकली अनएक्टिव होते हैं, तो फ्री स्टेट में ये सब रहते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है आपका, जितने भी एटम्स होते हैं, है ना, वो कंबाइन कर कर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयन्स, ठीक है। तो एटम्स को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक आयन और दूसरा मॉलिक्यूल। आयन दो पार्ट में बढ़ जाता है, केटायन और अनायन, ठीक है। तो केटायन मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, अनायन मीन्स क्या होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। अब देख लो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, जो होते हैं केमिकली बॉन्डेड होते हैं, वो क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपके दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, होमोजीनियस मॉलिक्यूल और हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स, यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बोल सकते हैं। तो होमो में सेम होता है, जो आपका दो आइटम सेम सेम कंबाइन करता है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे कि O2 हो गए, ठीक है, आपके N2 हो गए, O3 हो गए, S8 हो गए, P4 हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके Cl2 हो गए, ये सब आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो गए। एटॉमिक्स अलग अलग, ठीक है, तो अलग अलग आप समझ सकते हो, HCl, NaCl, ये सब क्या हो गया आपके हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हो गया। अब एटोमिसिटी क्या होता है, कोई कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ आइटम्स है ना, एलिमेंट्स का, उस वही क्या होता है आपके एटोमिसिटी होते हैं। जैसे आर्गन देखो, आर्गन हीलियम हम जानते हैं फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन ये क्या होते हैं आपके, इनका नंबर एक ही होता है, ठीक है।
तो इनको हम लोग मोनो एटोमिसिटी बोलते हैं, एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 है तो आपका डाई एटॉमिक हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो गया आपके डाई एटॉमिक, 2 आपके हैं। फास्फोरस P4, तो P4 मीन्स क्या हो गया, 4 को हम टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक हो गया इसका एटोमिसिटी। और फास्फोरस क्या होता है, तो आपके फास्फोरस क्या हो गया P4, तो ये क्या हो गया आपके टेट्रा एटॉमिक। सल्फर क्या होता है S8, तो S8 को हम लोग बोल सकते हैं ऑक्टा एटॉमिक, या हम ये भी बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि मोर देन आपका 2 से ज़्यादा जो भी होता है उसको लोग पॉली का यूज करते हैं, ठीक है। ओजोन आपका क्या होता है 3 ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, तो इसको हम लोग डाई एटॉमिक कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। अभी और भी बहुत इस चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स जो है बचे हुए हैं, ठीक है। तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा, जैसे कि आपके मॉलिक्यूलर मास हो गए, फार्मूला मास हो गए, ठीक है, आपके मोल कंसेप्ट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।